बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and my dear students, Assalamu alaikum. Students of class 3, your subject is Social Studies. We are going to start work for day 1. Lesson number 2, Land and water. So students, open your book, page number 4. Page number 4. आप बोर्ड पर भी देख सकते हैं. रीडिंग पेज नंबर 4, 5 हाफ, यानी 4 पेज कंप्लीट करेंगे और पेज नंबर 5 हाफ करेंगे, आधा करेंगे. जी, सब स्टूडेंट्स रेडी हैं? आपकी बुक आपके सामने खुली होनी चाहिए ताकि आपको पता चले कि जो टीचर पढ़ रही हैं आप उसी को फॉलो करें. लेसन नंबर 2, लैंड. LAND, लैंड. लैंड मीन्स जमीन. एंड और WATER, वाटर. वाटर मीन्स पानी. लैंड एंड वाटर. इस लेसन में हमने जमीन की सतह पर मौजूद जमीन की सतह पर मौजूद खुश्की का हिस्सा और कितना हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है के बारे पढ़ना है. सबसे पहले आप अपनी बुक में एक पिक्चर देख सकते हैं. आपकी बुक में पिक्चर बनी है और सबसे पहले उसमें अर्थ शो की गई है. एज यू नो कि अर्थ प्लेनेट है, एक सैयारा है. अब इसमें क्या है? 1/4 ये खुश्की पर मुश्तमिल है, यानी ये जमीन है और इस हिस्से पर इसका हिस्सा कितना है? 1/4 और 30% आपकी बुक में लिखा हुआ है. यानी इस हिस्से पर फॉरेस्ट, जंगलात, प्लेन्स, मैदान एंड डेजर्ट्स और सहरा, जिसे रेगिस्तान भी कहते हैं, ये हिस्सा इन पर मुश्तमिल है. यानी जमीन का 30%, 1/4 खुश्की पर मुश्तमिल है. और ये हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाटर है, पानी है. और ये 70% है, यानी 3/4 है.
क्या है 3 क्वार्टर्स। अब हमारी जमीन खुश्की और पानी पर मुश्तमिल है, और ये आपने देखा कि पानी का हिस्सा 3 क्वार्टर्स और खुश्की का हिस्सा 30% यानी 1/4 है। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। पुट योर फिंगर ऑन द फर्स्ट लाइन ऑफ दिस लेसन। The surface of the earth is made up of land and water. Seas and oceans make up almost 3/4 of the earth surface. यानी जमीन की सतह का 30%, 30%, 1/4 हिस्सा खुश्की पर मुश्तमिल है और 3/4 पानी पर मुश्तमिल है। और जो हिस्सा पानी पर मुश्तमिल है उनमें सीज, ओशंस, लेक्स, रिवर्स ये सब शामिल है। द लैंड नियर द सी इज कॉल्ड द कोस्ट एंड इट इज यूजुअली वेरी लो। इट इज एट द सेम लेवल as the sea, so we say it is at sea level. अब जमीन के करीब समंदर और दरिया, झीलें ये सब शामिल हैं, लेकिन समंदर के नजदीक जमीन का हिस्सा कोस्ट कहलाता है, साहिल कहलाता है। जैसे यहां देखें कि ये फॉर एग्जाम्पल ये सी है, समंदर है। अब इसके साथ ही SEA सी मीन्स समंदर। अब इसके साथ यहां रास्ता होता है जिसे हम कोस्ट कहते हैं, यानी साहिल। अगर आप बच्चों को कराची का समंदर देखने का इत्तेफाक हुआ हो तो आपने देखा होगा कि जब समुद्री लहरें, यानी यहाँ पानी की लहर क्या होती है कि इस तरह से चलती हुई और वो साहिल से टकराती है, यहाँ पर आके इसके साथ लगती है और वापस फिर समंदर की तरफ चली जाती है। वो पानी होता है जो लहर की सूरत में उठता है समंदर से और फिर वो कोस्ट से, साहिल से टकराता है। और ये कोस्ट, इस पर सब सैंड होती है, रेत होती है। अब समंदर का और कोस्ट का यानी साहिल का लेवल सेम होता है, एक जैसा होता है। ऐसा नहीं होता कि जैसे स्टेप्स होते हैं या सीढ़ियां होती हैं तो वो ऊपर नीचे होती हैं कि एक स्टेप आपने जब तय किया तो आप दूसरे स्टेप पे, ऐसे नहीं है। यहां पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल उसके साथ है, ये नहीं है कि ये सी है और यहां पर जाकर इसका ये कोस्ट है, इतना फासला नहीं होता, बिल्कुल बराबर में होता है। तो इसे हम कहते हैं सी
लेवल, यानी बराबर का होता है तो ये सी लेवल होता है। समंदर की सतह के बराबर होता है, इसमें गैप नहीं होता, ऊपर नीचे नहीं होता। इन सम प्लेसेस देयर आर हाई माउंटेन्स, दे कैन रीच a height or altitude of over 8,000 meters above sea level। अब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं। अब कोस्ट तो इसका सी लेवल सेम है, लेकिन अगर आप माउंटेन्स देखें तो माउंटेन्स इस तरह से बुलंदी पर होती है, इस तरह से इनकी बुलंदी होती है, ये इस तरह से ये माउंटेन्स होते हैं। अब अगर आप ये देखें तो ये इसका माउंटेन का ये स्टीप है, यानी ढलवान है, ये तिरछा है, ये बिल्कुल सीधा नहीं है। अब अगर हम इसमें ऊपर की तरफ जाएं तो ये इसकी बुलंदी शुरू हो जाती है, इसका एल्टीट्यूड है, यानी समंदर से पहाड़ की बुलंदी, क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना हम इसके सामने इस तरह से तो नहीं चल रहे, हम पहाड़ की, जैसे आप नीचे की मंजिल से ऊपर की मंजिल पर जाना हो तो आप स्टेयर्स के जरिए ऊपर जाते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आप नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो आप देखते हैं कि बहुत फासला हो जाता है। तो इसी तरह पहाड़ तो बहुत बुलंदो बाला होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं, तो उनकी ऊंचाई 8,000 मीटर या इससे ज्यादा भी हो सकती है, 8,000 मीटर्स। तो ये सी लेवल नहीं होता, बल्कि ये समंदर से बुलंद होते हैं, ऊंचाई पर होते हैं। माउंट एवरेस्ट in Nepal is the highest mountain in the world. It is 8,848 meters high. नेपाल मुल्क का नाम है और नेपाल में पहाड़ है जो दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ है और उस पहाड़ का नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट, और इसकी बुलंदी कितनी है, ये कितना बुलंद है, 8,848 मीटर। तो सोचेंगे कितना बुलंद होगा, इसकी ऊंचाई कितनी ज्यादा होगी। फिर आपको अपनी बुक पर पहाड़ नजर आ रहा है, ये कौन सा पहाड़ है, ये K2 है, और इसकी जो बुलंदी है, इसकी ऊंचाई वो 8,611 मीटर्स हाई है, और ये दुनिया की दूसरी बड़ी चोटी है। और ये कहां पर वाक़ है, ये पाकिस्तान के इलाके गिलगित बल्तिस्तान, आपने नाम तो सुना होगा, तो वहां पर कराकरम का एक सिलसिला है, पहाड़ों का एक सिलसिला है। तो ये K2 दूसरी बुलंद तरीन चोटी का नाम है और इसकी बुलंदी कितनी है, 8,611 मीटर्स। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज नंबर 5, पेज नंबर 5, और पेज नंबर 5 हाफ करना है। लार्ज एरियाज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशंस, स्मॉलर एरियाज are called seas.
अब जमीन पर पानी का बहुत बड़ा एरिया यानी बहुत बड़ा इलाका वो समंदर कहलाता है। अब सी यानी सी समंदर को ही कहते हैं और ओशन भी समंदर को ही कहते हैं। तो सी और ओशन में डिफरेंस क्या है? सी समंदर, ये स्मॉल एरिया है, स्मॉल एरिया। यानी इसकी डेप्थ मीन्स गहराई, इसकी डेप्थ और इसकी विड्थ यानी चौड़ाई। डेप्थ मीन्स गहराई और विड्थ मीन्स चौड़ाई। ये कम होती है, ज्यादा नहीं होती। हमें तो देखने में बहुत बड़ा लगता है ना, लेकिन ओशन अगर देखें तो ये ओशन सी से भी बहुत बड़ा होता है। अब ओशन एज कंपेयर टू सी अगर आप यहां देखें, अब इसका एरिया देखें और सी का एरिया देखें। इसकी डेप्थ भी ज्यादा है, इसकी गहराई भी ज्यादा होती है और इसकी चौड़ाई यानी विड्थ भी ज्यादा होती है। तो ये डिफरेंस है सी और ओशन में। ये स्मॉल एरिया है जबकि ओशन लार्ज एरिया है, लार्ज एरिया ऑफ वाटर। ये इन दोनों का डिफरेंस है। सी वाटर is salty. Some parts of the ocean are very deep. There are waves on the surface of the oceans and seas. अब समंदर का पानी सॉल्टी होता है, नमकीन होता है। क्यों नमकीन होता है? क्योंकि जब बारिश का पानी या पहाड़ों से पानी जमीन की तरफ आता है तो अपना रास्ता बनाता हुआ मुख्तलिफ चट्टानों से भी टकराता है और फिर जमीन पर या चट्टानों में जो नमकियात होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो उस पानी में शामिल हो जाते हैं। जैसे आप एक ग्लास लें, पानी का ग्लास लें और उसमें सॉल्ट डाल दें, नमक डाल दें, तो वो कुछ देर बाद आप देखेंगे जो सॉल्ट है वो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, हल हो जाता है, उसमें मिक्स हो जाता है। तो वो डिसॉल्व कैसे? वो क्योंकि पानी में शामिल हो जाता है। तो इसी तरह जब बारिश का पानी या पहाड़ों पर बर्फ होती है, वो पिघलती है, मेल्ट होती है, तो वो पानी जब पहाड़ों से नीचे जमीन की तरफ आता है अपना रास्ता बनाते हुए, तो वो चट्टानों से टकराता है और उनमें शामिल मिनरल्स उस पानी में शामिल हो जाते हैं। और फिर इस तरह जब वो दरियाओं में पानी जाता है और दरिया से वो समंदर में पानी जाता है, तो उसकी वजह से वो पानी सॉल्टी हो जाता है, नमकीन हो जाता है, क्योंकि उनमें मिनरल्स शामिल होती हैं। अब समंदर का पानी क्योंकि खड़ा पानी नहीं होता, आप देख सकते हैं कि पानी हरकत कर रहा होता है, चल रहा होता है। पानी हरकत करता है, चलता है, तो उसकी वेव्स बनती हैं, लहरें बनती हैं। क्योंकि अगर पानी खड़ा रहेगा तो उसमें स्मेल भी पैदा हो जाएगी और वो पोल्यूटेड वाटर होगा, आलूदा हो जाएगा।
तो इसलिए ये समंदर का पानी चलता रहता है, ये खड़ा नहीं होता। The water in the sea is always moving about. The movements are called currents. अब पानी का चलना लहरें बनाता है। अब ये लहरें कैसे बनती हैं, ये जब आप बड़ी क्लास में जाएंगे फिर आप उसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ये लहरें किस तरह से बनती हैं। When there is a storm at sea, the wind causes high and rough waves. You should not go to the seaside in stormy weather. It is dangerous. अब बाज़-औक़ात पानी बहुत आराम से चल रहा होता है और उसमें लहरें भी बहुत आराम से आती हैं और साहिल से टकराती हैं, लेकिन बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि हवा की वजह से वो लहरें तूफान की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। वो ऐसे होता है जैसे तूफानी लहरें हैं। तो उस वक्त समंदर में तूफान की कैफियत होती है। तो जब ऐसी लहरें हों और उस वक्त हमें समंदर पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए डेंजरस है, खतरनाक है। क्योंकि पानी तो नहीं देखता कि वो क्या नुकसान कर रहा है। तो जब हम गहरे पानी में जाएंगे और पानी की लहर आएगी तो वो उसका इतना प्रेशर होता है कि वो अपने साथ ही बहा कर ले जाती है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि अगर कभी हम समंदर पे जाएं तो समंदर से दूर ही रहें, क्योंकि ये पानी की लहरें डेंजरस होती हैं, खतरनाक होती हैं, जो अपने साथ बहा कर ले जाती हैं। The deepest point in the oceans is the Mariana Trench in the Pacific Ocean. It is 11,022 meters deep. पैसिफिक ओशन बहरुल काहिल, बहरुल काहिल में जो सबसे गहरा जगह है, जो गहरी जगह है, उसका नाम है मैरियाना ट्रेंच और उसकी गहराई कितनी है 11,022 मीटर्स। तो सोचें वो जगह कितनी गहरी होगी। बहरुल काहिल के मकाम पर कौन सी जगह है? मैरियाना ट्रेंच। जी स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड वर्क फॉर डे 1। Students, now we are going to start work for day 2. Work for day 2. Second day में lesson number 2 लैंड एंड वाटर का पेज नंबर 5 कंप्लीट करेंगे और 6, यानी इस डे में आप पेज नंबर 5 और 6 की रीडिंग कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट रीडिंग। ऑन द लैंड देयर आर हिल्स एंड माउंटेन्स। Hills are not as high and steep as mountains. The lowland between the hills or mountains is called a valley. A high area of land is called a plateau. Flat land
flat lands at lower levels are called plains. सबसे पहले हिल्स और माउंटेन के बारे पढ़ेंगे। हिल्स एंड माउंटेन्स। हिल्स होती हैं छोटी पहाड़ियां, इस तरह से, लेकिन माउंटेन्स बड़े पहाड़ होते हैं। ठीक है, ये इतनी स्टीप नहीं होती, इनमें ढलवान नहीं होती, लेकिन ये क्योंकि इनकी बुलंदी ज्यादा होती है, इनकी ऊंचाई ज्यादा होती है, तो ये इनकी ढलवान और ये स्टीप भी ज्यादा होते हैं। तो हिल्स छोटी पहाड़ियां और माउंटेन्स बड़े पहाड़ कहलाते हैं। The low land between the hills or mountains। अब हिल्स और माउंटेन के दरमियान में लो लैंड होती है। जैसे ये देखें, ये भी माउंटेन है और ये भी माउंटेन है। अब इसके दरमियान का ये लो लैंड है, दोनों पहाड़ों के दरमियान है। अब पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोग, उनकी रिहाइश पहाड़ों पर नहीं बल्कि इस लो लैंड में होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वैली या वादी। वैली या वादी। जैसे कश्मीर है, कश्मीर एक वादी है क्योंकि उसके इर्द गिर्द पहाड़ हैं, लेकिन लो लैंड में लोगों की रिहाइश है, लोग वहां रहते हैं, उनकी आबादी है, तो वो वादी है। इसी तरह आप बहुत से बच्चों को मरी जाने का इत्तेफाक हुआ होगा और वहां भी आपने देखा होगा कि पहाड़, इर्द गिर्द पहाड़ हैं और लो लैंड में लोगों के घर हैं। या गिलगित साइड पर जाएं, वहां भी, यानी जहां भी पहाड़ होंगे तो पहाड़ों के दरमियान में लो लैंड जहां लोग रहते हैं, लोगों की आबादी है, वो वैली कहलाती है, वादी कहलाती है। A high area of land is called a plateau। यानी जमीन के बालाई हिस्से को क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं, सतह मुर्तफा कहते हैं। अब ये इर्द गिर्द के इलाके से बुलंद होता है, यानी यहां अगर आबादी है, यहां अगर ये लैंड है तो इससे ऊपर का जो एरिया होगा क्या होगा, प्लेटो होगा, सतह मुर्तफा। और ये इर्द गिर्द के इलाकों से थोड़ा बुलंद होता है, ये बिल्कुल इसका लेवल सेम नहीं होता। फ्लैट लैंड्स एट लोअर लेवल्स आर कॉल्ड प्लेन्स। और जो बिल्कुल फ्लैट लैंड है, हमवार जमीन है, वो मैदान कहलाते हैं। और मैदानी इलाकों में ही काश्तकारी की जाती है और फसलें उगाई जाती हैं, क्योंकि पहाड़ों पे तो फसलें नहीं उग सकती, वो इतनी हार्ड होती है, पथरीले होते हैं, रोकी होते हैं, तो उन पर काश्तकारी नहीं होती। जितनी भी फसलें उगाई जाती हैं वो प्लेन्स में होती हैं, मैदानों में, मैदानी इलाकों में उगाई जाती हैं, मैदानी इलाकों में काश्तकारी होती है। नेक्स्ट, सम पार्ट्स ऑफ द लैंड हैव वेरी लिटिल वाटर। These places are often
sandy and rocky and are called desert. अब जमीन पर कुछ इलाके, कुछ जगहें ऐसी भी हैं जहां पर बारिशें ना होने की वजह से पानी बहुत कम होता है, बहुत कम, ना होने के बराबर होता है। और उन जगहों पर लोग रहते भी हैं। रेगिस्तान में, सहरा में, डेजर्ट्स में लोग रहते हैं। लेकिन डेजर्ट रेतला इलाका होता है, वहां हर तरफ रेत ही रेत होती है, सैंडी एरिया होता है। जैसे आपने नाम सुना होगा थल, चोलिस्तान, ये पाकिस्तान में डेजर्ट्स हैं, खारान और थर। यहाँ हर तरफ क्या होती है, सैंड होती है, रेत होती है, और आप उसमें पैदल नहीं चल सकते। आपने पढ़ा होगा कि कैमल एक सहराई जानवर है, क्योंकि वहां के लोग जब उन्होंने सफर करना होता है रेगिस्तान में तो वो ऊंट का इस्तेमाल करते हैं, कैमल को इस्तेमाल करते हैं, उस पर सवारी करते हैं। तो डेजर्ट्स यानी सहरा, रेगिस्तान, वहां पर पानी नहीं होता और वो सैंडी एरिया होता है, रेतला इलाका होता है। In some parts of the earth there is a lot of ice and snow and it is very cold. Very high mountains are often covered by snow. In other parts there are thick forests. अब पाकिस्तान में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहां पर बुलंदो वाला पहाड़ हैं और उन पहाड़ों पर बर्फबारी भी होती है और उन पहाड़ों पर बर्फ जमी रहती है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में बहुत सी ऐसी जगह हैं, क्योंकि जमीन के बारे में पढ़ा जा रहा है कि जमीन का खुश्की का हिस्सा कितना है और पानी का हिस्सा कितना है। तो कुछ पहाड़ ऐसे जहां पर हर वक्त सारा साल बर्फबारी होती है और उन पर बर्फ जमी होती है और वो एरियाज बहुत सर्द होते हैं, वहां बहुत सर्दी होती है। और कुछ इलाके ऐसे भी हैं कि जहां पर सिर्फ जंगलात ही हैं, जहां पर हर तरफ जंगल ही जंगल है। जैसे छांगा वांगा आपने जरूर देखा होगा, वहां वो जंगलात हैं, जंगल हैं और दरख्त ही दरख्त हर तरफ आपको दिखाई देते हैं। फिर इसी तरह कोयटा में सनोबर के जंगलात हैं। तो ये सब जहाँ जंगल होते हैं, दरख्त वगैरह हैं बड़ी तादाद में, वो फॉरेस्ट्स होते हैं, जंगलात कहलाते हैं। An area of land surrounded by water on all sides is called an island. अब जमीन पर जमीन का कुछ हिस्सा ऐसा भी है कि वो दरमियान में ये खुश्की का इलाका है और इर्द गिर्द में पानी है। अब ये दरमियान का जो इलाका है इसे हम कहते हैं आइलैंड। ये क्या है? आइलैंड, जिसे जजीरा कहते हैं। ये इर्द गिर्द इसके पानी है, ये सब वाटर है, पानी है, लेकिन दरमियान में ये लैंड है, जमीन है, खुश्क जगह है, तो ये जजीरा है। अब बहुत से ममालिक जजायर पर भी मुश्तमिल हैं, यानी वो ऐसे ममालिक हैं जिनके साथ उनके जो बॉर्डर्स हैं, उनके नेबरहुड
हमसाया ममालिक हैं वो भी जज़ायर पर मुश्तमिल हैं, तो उन्होंने जब एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाना होता है तो वो हवाई सफर करते हैं, यानी हवाई जहाज का, एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि दरमियान में खुश्की है और इर्द गिर्द पानी है, तो इसलिए वो हवाई सफर इस्तेमाल करते हैं, हवाई सफर करते हैं, सॉरी। A body of water surrounded by land on all sides is called a lake. अब जमीन का कुछ हिस्सा, कुछ इलाका ऐसा भी है, कुछ एरिया ऐसा भी है कि वो दरमियान में पानी है और इर्द गिर्द का इलाका खुश्क है, उसे लेक कहते हैं, झील कहते हैं। यानी आइलैंड में तो आपने देखा ना कि दरमियान में खुश्क जगह है और उसके इर्द गिर्द पानी है, लेकिन लेक में क्या होता है कि इर्द गिर्द खुश्क जमीन होती है और दरमियान में पानी होता है, तो उसे लेक कहते हैं। अब लेक नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। नेचुरल ऐसे होती है कि जब पहाड़ों से पानी जमीन की तरफ आता है तो किसी जगह पर वो पानी अपनी जगह बना लेता है और वहां रुक जाता है, तो वो लेक्स छोटी भी हो सकती हैं, यानी स्मॉल एरिया पर भी मुश्तमिल हो सकती हैं और लार्ज एरिया भी हो सकता है उसका। और आर्टिफिशियल लेक ऐसी होती हैं, मसनूई झीलें ऐसी होती हैं जिन्हें खुद से एक जगह पर पानी को स्टोर किया होता है। जैसे इकबाल पार्क में आपने देखा होगा, उसमें मीनार पाकिस्तान में वो झील है, या इकबाल टाउन में आपने पार्क अगर आपका जाने का मौका मिला हो तो उस पार्क में भी झील है, लेकिन वो आर्टिफिशियल झील है जिसमें आप बोटिंग भी करते हैं। We get fresh water from lakes and rivers. Rivers begin in the mountains and flow down into lakes or the sea. It is important to keep our lakes and rivers clean. Polluted water causes animal and plant life in it to become diseased and die out. This upsets the cycle of nature and causes more problems. अब हम फ्रेश वाटर कैसे हासिल करते हैं? We get fresh water from lakes and rivers, यानी झीलों और दरियाओं से करते हैं। और दरिया कैसे बनते हैं? आपको मैंने अभी बताया कि पहाड़ों से पानी जमीन की तरफ बहता हुआ आता है और फिर वो अपना रास्ता बनाता हुआ समंदर में भी जा गिरता है, लेकिन वो एक दरिया छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं। तो पानी जहां वो रुक जाता है, ठहर जाता है, अपनी जगह बना लेता है, तो वो दरिया बन जाता है। लेकिन अगर हमने फ्रेश वाटर यहाँ से हासिल करना है तो हमें इन लेक्स को और रिवर्स को साफ भी रखना होगा, क्योंकि अगर हम इनके पानी को गंदा कर देंगे, इनमें केमिकल्स शामिल कर देंगे, तो ये हमारे लिए भी नुकसानदेह है और पानी में रहने वाले आबी जानवर, जैसे फिश है, फिश के अलावा बहुत से आबी जानवर हैं जो पानी में रहते हैं, और इसके अलावा पानी में प्लांट लाइफ भी है, बहुत से पौधे भी पानी के अंदर, समंदर के अंदर होते हैं। तो पोल्यूटेड वाटर यानी डर्टी वाटर, आलूदा पानी इनके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि अगर इस पानी में केमिकल वगैरह होगा तो उससे आबी मखलूक और
पौधों जो पौधे समंदर में मौजूद हैं उनकी जिंदगी को खतरा लाहक हो सकता है और ये आबी मखलूक खत्म भी हो सकती है। तो इसलिए हमें पानी को आलूदा नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, पेज नंबर 6। पेज नंबर 6। There are many other landforms on the earth which you will learn about later. The picture below shows you some of the landforms and their names. अब आपकी बुक के पेज नंबर 6 पर एक तस्वीर दिखाई गई है। आप उस तस्वीर में जमीन की तशकील के बारे जान सकते हैं, देख सकते हैं कि जमीन की तशकील कैसे की गई है। सबसे पहले आपको, क्योंकि इसमें कलर है, कलर के साथ आप देखेंगे सब पर्पल कलर है और ये क्या है, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं। फिर उसके बाद देखें, क्योंकि पहाड़ों पर स्नो होती है, बर्फ होती है, तो जब उसका पानी वो बर्फ पिघलती है और पिघलने के बाद वो पानी में तब्दील हो जाती है, तो पहाड़ों से वो नीचे जमीन की तरफ पानी आता हुआ देख सकते हैं आप। तो ये लिखा है वाटर फॉल। नेक्स्ट, वो पानी अब देखिए अपना रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है, तो ये क्या है, रिवर। अब आपने देखा कि रिवर यानी दरिया कैसे बनते हैं। फिर नेक्स्ट है, ग्रीन कलर में आपको एक एरिया नजर आ रहा है, वो है प्लेटो यानी सतह मुर्तफा, और ये अपने इर्द गिर्द के इलाकों से बुलंद है, थोड़ा ऊंचाई पर है, इसलिए इसे हम प्लेटो कहते हैं। नेक्स्ट, ब्लू कलर में आपको एक एरिया नजर आ रहा है और उसके इर्द गिर्द ग्रीन कलर में लैंड है, यानी सेंटर में पानी है और इर्द गिर्द जमीन है, खुश्क जगह है। ये क्या है, लेक। फिर लेक के साथ आपको ब्राउन कलर में नजर आ रहा है ये क्लिफ्स, छोटी छोटी चट्टानें हैं। नेक्स्ट, ब्लू कलर लार्ज एरिया आप देख सकते हैं, दिस इज सी, SEAC, यानी ये समंदर है। फिर दरमियान में अब देखें, समंदर में अब इर्द गिर्द क्या है, पानी है, आपको हर तरफ पानी ही नजर आ रहा है। लेकिन इसके दरमियान में आपको कुछ एरिया ऐसा नजर आ रहा है जो बिल्कुल खुश्क है। वो क्या है, अभी हमने पढ़ा था ना, ये कौन सी जगह है, आइलैंड, जजीरा। इर्द गिर्द पानी है और दरमियान में खुश्क जमीन है और उसके साथ ही बीच है, साहिल है। नेक्स्ट है, इसी सी को देखें तो सी के साथ क्या है, कोस्ट, COAST, कोस्ट यानी साहिल। और साथ में आप देखें तो आपको हिल्स नजर आ रही है, ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, और उनके दरमियान में एक ब्राउन एरिया नजर आ रहा है। तो ये दोनों तरफ क्या है, हिल्स हैं और दरमियान का एरिया लैंड है। तो इसे हम क्या कहेंगे, यानी जब दोनों तरफ पहाड़ होंगे और दरमियान का हिस्सा क्या होगा, यस, वैली, वादी। तो ये आपने लैंड फॉर्म्स ऑन द अर्थ इस पिक्चर में देखी है। स्टूडेंट्स, रीडिंग कंप्लीट हो गई। अब पेज 7 पर आपका वर्क पेज है।
पेज नंबर 7 और ये वर्क पेज। सबसे पहले ए पार्ट है fill in the blanks। अच्छा स्टूडेंट्स, बुक आपके सामने है, इसलिए मैं नंबर 1 और सेंटेंस पढ़ूंगी। आपने उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ब्लैंक को फिल करना है। सो नंबर 1 इज a dash is high flat land। A dash is high flat land। इस ब्लैंक में हम क्या लिखेंगे? जी बिल्कुल, इसमें हम लिखेंगे प्लेटो। नंबर 1 में मैं यहां सेंटेंस नहीं लिखूंगी, आप नंबरिंग के मुताबिक अपनी बुक में इसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पे आपने लिखना है PLATEAU प्लेटो। Next sentence number 2, the area where the land meets the sea at the same level is called the dash। जी, समंदर के बराबर बिल्कुल जो जगह होती है वो आपस में मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं? सेम लेवल होता है उसका, उसे हम क्या कहते हैं? सी लेवल। नंबर 2, SEAC। अच्छा, यहां पर क्योंकि सेंटेंस के लास्ट में आप लिख रहे हैं तो आपने स्मॉल s ही लिखना है। सी लेवल, LEVEL लेवल, सी लेवल। Next number 3, water surrounded on all sides by land is called a dash। यानी जमीन का ऐसा हिस्सा, ऐसा एरिया जो इर्द गिर्द क्या होगा? वाटर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय लैंड, यानी इर्द गिर्द खुश्क इलाका है और दरमियान में पानी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लेक। नंबर 3, लेक, LAKE लेक, जी। नंबर 4, a small area of land surrounded by water is called an dash। आपने पढ़ा है, यहां हम क्या लिखेंगे? यस, यहां हम लिखेंगे आइलैंड। नंबर 4, आइलैंड। नेक्स्ट पार्ट बी। पार्ट ए आपकी ब्लैंक्स थी, अकॉर्डिंग टू नंबर आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। और उसके बाद बी पार्ट है, और बी पार्ट का क्वेश्चन है राइट ट्रू टी और फॉल्स एफ। यानी अगर सेंटेंस ट्रू है, सही है, तो आपने क्या लिखना है? टी, ठीक है, इस तरह से। और अगर फॉल्स है, गलत है, तो आपने क्या लिखना है? एफ लिखना है, टी और एफ। नंबर 1, a plane is low flat land।
Is it true? A plane is low flat land? Yes, number 1 is true. तो नंबर 1 में आपने क्या लिखना है? टी लिखना है और कैपिटल लिखना है। टी कैपिटल लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन में ये देखें, मैं आपको फिर बता रही हूं, क्वेश्चन में आपने क्या लिखना है? राइट टी और एफ। तो नंबर 1 आपने ट्रू सेंटेंस है तो टी लिखना है। नेक्स्ट नंबर 2, dirty water damages plant and animal life. Is it true? Yes. Dirty water, आलूदा पानी, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए डेंजरस होता है। तो नंबर 2 भी आपने क्या लिखना है? टी। Next, number 3, rivers flow from the sea to the land. अच्छा, जो दरिया हैं क्या वो समंदर से जमीन की तरफ बहते हैं? नो, दिस इज रॉन्ग। आपने नंबर 3 पर एफ लिखना है। नंबर 3 पर एफ लिखना है। स्टूडेंट्स, ये टी को मैंने अंडरलाइन किया था, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये शायद आई लिखा है, इसलिए मैं इसकी लाइन को रिमूव कर रही हूं। आपने सिर्फ, क्योंकि आपकी बुक में लाइन ड्रॉ है, वहां पता चल रहा है, यहां अगर मैं लाइन ड्रॉ करती हूं तो वो आई महसूस होता है, जैसे आई लिखा हो, तो आपने टी लिखना है जी। नंबर 4, mountains are higher than hills. Mountains यानी पहाड़ hills से, पहाड़ियों से बुलंद होते हैं। This is true sentence। तो आपने क्या लिखना है? T लिखना है। T stands for true। Next, number 5, low land between the mountains is called a bay. B-A-Y, bay। बे खलीज को कहते हैं, यानी पानी का वो हिस्सा जो 3 तरफ खुश्की से घिरा हो, यानी उसके 3 अतराफ में 3 तरफ खुश्की होती है, खुश्क जगह होती है, और एक हिस्सा उसका समंदर से मिला होता है, उसे बे कहते हैं। low land between the mountains is called a bay. Is it true? No. This is false. Number 4, sentence is false. Write F. आपने क्या लिखना है? F. Students, we have completed work for day 2. Now we are going to start work for day 3. Work for day 3, थर्ड डे में, तीसरे दिन में वर्ड्स मीनिंग्स, डिक्टेशन वर्ड्स और क्वेश्चन नंबर 1 शामिल है। तो सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग्स लिखेंगे।
जी, नंबर 1 अर्थ, अर्थ मीन्स जमीन, अर्थ मीन्स जमीन। नंबर 2 सी, SEA, सी मीन्स समंदर। नंबर 3 कोस्ट, COAST, कोस्ट। कोस्ट मीन्स साहिल। साहिल समुद्र भी लिख सकते हैं क्योंकि समुद्र का साहिल होता है, साहिल समुद्र। नेक्स्ट एल्टीट्यूड, ALITI, एल्टीट्यूड। सॉरी, यहां मुझसे मिस्टेक हो गई लिखते हुए, ALLTITUDE, एल्टीट्यूड मीन्स समंदर की सतह से ऊंचाई। जैसे आपने पहाड़ की बुलंदी समंदर के साथ कंपेयर की, तो समंदर नीचे है और पहाड़ बुलंद है, तो उसका एल्टीट्यूड यानी उसकी बुलंदी ज्यादा है। किसकी? माउंटेन्स की, पहाड़ों की। नेक्स्ट नंबर 5 वेव, वेव WAVE, wave means मौज, G है मौज या लहर। नेक्स्ट CURRENT, करंट, आगे रो। सॉरी, रो या आबे रमा दोनों लिख सकते हैं, यानी चलता हुआ पानी लहर होती है, आप दोनों लिख सकते हैं, आबे रमा। और सेकंड इसका आप वो भी लिख सकते हैं, रेवो रो, आबे रवा या रो। नेक्स्ट डेंजरस, डेंजरस मीन्स खतरनाक, डेंजरस खतरनाक। नेक्स्ट हिल,
HILL, हिल, हिल मीन्स छोटी पहाड़ी, हिल मीन्स छोटी पहाड़ी। नेक्स्ट, प्लेटो, प्लेटो, PLATEAU, प्लेटो, सतह मुर्तफा या बुलंद जगह, सतह मुर्तफा या बुलंद जगह। नेक्स्ट, वैली, वैली मीन्स वादी, वैली मीन्स वादी यानी दो पहाड़ों के दरमियान की जगह। नेक्स्ट, प्लेन, PLAIN, प्लेन, मैदान, प्लेन मीन्स मैदान। नेक्स्ट, ROCKY, रोकी, रोकी मीन्स पथरीला, रोकी मीन्स पथरीला, जो हार्ड होता है, सख्त होता है। लेक, नेक्स्ट, लेक, LAKE, लेक मीन्स झील, लेक मीन्स झील। नेक्स्ट, पोल्यूट, पोल्यूट मीन्स आलूदा, pollute means आलूदा। नेक्स्ट, डिक्टेशन वर्ड्स, Number 1, altitude. Number 1, altitude.
tuned. Number 2, currents. 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 Number 3, dangerous. Dangerous. ये सब वो वर्ड्स हैं जो आपने रीडिंग के दौरान पढ़े हैं. नंबर 4, waves. Waves. Number 5, plateau. Number 5, plateau. Number 6, lake. Lake. Number 7, pollute. Number 8, deepest. Deepest, गहरा तरीन, बहुत ज्यादा गहराई. Number 9, valley. And number 10 is weather. Next, question number 1. And question number 1 is, what is the difference between the sea and what is the difference between the sea and ocean? इस क्वेश्चन में आपने सी और ओशंस का डिफरेंस बताना है, फर्क बताना है. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज large areas of water on the earth are called
लार्ज एरिया होगा तो वो क्या कहलाएगा? ओशन, क्योंकि उसकी गहराई और उसकी चौड़ाई ज्यादा होती है। ओशंस। अब आपने सी बारे बताना है। स्मॉलर एरियाज, smaller areas of water are called seas। ये डिफरेंस है सी और ओशन में। जी स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड work for day 3.